Good morning, everyone. In the last video, we have studied about the law of chemical combination. और आज हम देखने जा रहे हैं what are the atoms and molecules. So when we talk about the atoms, we say that the smallest particle of any system which can exhibit the property of any element that is called atom. लेकिन ये एटम्स फ्रीली सर्वाइव नहीं कर सकते. दे आर नॉट कैपेबल टू सर्वाइव फ्रीली. ये हमेशा किसी भी एलिमेंट के फॉर्म में किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं. सो जब हम देखते हैं एटम्स के लिए, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. And all these of the atoms belongs to any of the molecule. अब यहाँ पे the atom when combined with each other they makes the molecule like H2, O2, N2 and CH4 like some of the different molecule. अगर किसी भी molecule में सारे के सारे atoms identical हैं, जैसे यहाँ पे H2 है, दोनों एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे O2 है, दोनों एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे N2 है, यानी दोनों एटम नाइट्रोजन है. If all the atoms are identical, then they will be called element. लेकिन यहाँ पे देखिए तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं और ऐसे स्पीशीज को हम कहेंगे कंपाउंड. सो जब एक मॉलिक्यूल सिंगल टाइप ऑफ एटम कैरी करता है दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, और जब मोर देन अ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट कैरी करता है दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड. द मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड द एलिमेंट एंड कंटेनिंग मोर देन अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड द कंपाउंड. नाउ when we talk about the elements, when we talk about any of the species, so before studying about these of the system we study about the symbols, atomic symbol. क्या होते हैं एटॉमिक सिंबल एंड हाउ दीज ऑफ द सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री. जब भी किसी चीज की स्टडी करते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि बड़े बड़े कंपाउंड्स के नाम या मॉलिक्यूल्स के नाम होने पर हमें प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल इफ वी आर सेइंग अमोनिया, व्हाट डज इट मीन? अमोनिया इज अ कंपाउंड. इफ यू न्यू इट, इफ यू न्यू अबाउट दिस कंपाउंड इट्स ओके. लेकिन अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो नाम से कुछ पता चलता है? श्योरली कुछ भी पता नहीं चलता. तो ऐसे स्पीशीज के बारे में कुछ पता चले इसलिए इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर इसी अमोनिया को हम कुछ यूं लिखते हैं NH3 तो इसके बारे में काफी कुछ पता चल जाता है. द अमोनिया इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड बिकॉज़ इट इज कैरिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स. सेकंड थिंग ये पता चलता है कि द रेशियो ऑफ द एलिमेंट दैट इज द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज 1:3 एंड द एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड, वेदर दैट इज अ कोवैलेंट सिस्टम और द कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेदर दैट इज अ आयनिक सिस्टम और कोवैलेंट सिस्टम. तो यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है ये भी हम इनके सिंबल से पता कर सकते हैं. देन हु गिव द सिंबल फर्स्ट? इट वाज मिस्टर जॉन डाल्टन who gave the symbol, and he says the atoms are spherical by the nature. जितने भी एटम्स हैं सबके सब स्फेरिकल होते हैं. अब स्फेरिकल क्यों होते हैं ये भी तो एक क्वेश्चन है. अगर हम देखें कि क्यों कोई भी नेचुरल सिस्टम स्फेरिकल होता है तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल दी नेचुरल सिस्टम्स आर स्फेरिकल. सन इज स्फेरिकल, अर्थ इज स्फेरिकल, मून इज स्फेरिकल. तो ये सारे गोलमोल से क्यों होते हैं? क्यों कोई और शेप ये गेन नहीं करते हैं? एक्चुअली जब आप मैथ में पढ़ेंगे मेंसुरेशन या सॉलिड ज्योमेट्री तो वहां पे आप पाएंगे फॉर द सेम वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज लीस्ट, एंड इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज लीस्ट द सिस्टम मस्ट शो द टेंडेंसी टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन वेयर द सरफेस एरिया इज लीस्ट. हमेशा सिस्टम उस कंडीशन में सर्वाइव करता है जहां पर सरफेस एरिया सबसे कम हो, और सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर का. सो द सिस्टम इज सर्वाइविंग इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर. दिस इज द रीजन व्हाई डाल्टन सेज
दैट ऑल द एटम्स आर स्फेरिकल, जितने भी एटम्स हैं सबके सब स्फेरिकल होते हैं, और इसके लिए रीजन बताया कि दस स्फेरिकल सिस्टम्स हैव द लीस्ट सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए, बुक में आप देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए जो कि एटम्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके सिंबल्स के साथ हम किसी भी मॉलिक्यूल को नहीं ले सकते थे। किसी भी मॉलिक्यूल को लेने पे होता क्या, मान लेते हैं कि हमें लिखना है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में होता है C6H12O6। अब टोटल एटम्स कितने हैं, 6 + 12 + 6 दैट इज 24। और अगर आप डाल्टन्स मेथड से लिखते हैं, डाल्टन सिंबल्स लिखते हैं, तो आपको 24 स्फीयर्स बनाने पड़ेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मोर देन 3-4 टाइप ऑफ एटम होंगे तो उतने सारे स्फीयर बनाने होंगे। इतने सारे स्फीयर बनाना, इतने सारे स्फीयर्स को याद रखना, दोनों ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस था, और इस वजह विद द टाइम ये एटॉमिक मॉडल खत्म हो गया। इनके खत्म होने के बाद और भी कई लोगों ने ट्राई किया, जिनमें इजिप्टियंस भी थे जिन्होंने अपने कुछ एटम्स के लिए सिंबल्स बनाए। एक्चुअली इजिप्ट ने इसलिए नहीं बनाया था सिंबल कि स्टडी आसान हो, इजिप्ट ने इसलिए सिंबल्स बनाए थे कि उनकी जो भी रिसर्चेज हैं वो उन्हीं तक रह जाएं, कोई और उन रिसर्चेज को गेन ना कर पाए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो जानते हैं वही जाने, उन चीजों की कास्ट बढ़ी रहे, उन चीजों का दाम बढ़ा रहे। सो इजिप्टियंस ने अपने कुछ सिंबल्स यूज किए और उन सिंबल्स उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर को शो करने के लिए वो सिकल से शो करते थे, मून के सिंबल से वो सिल्वर को शो करते थे, सन के सिंबल से वो गोल्ड को शो करते थे। सो दिस इज द कॉपर, दिस इज सिल्वर एंड दिस वन इज गोल्ड। बट जैसा मैंने कहा कि इन लोगों ने इसको यूज के लिए नहीं बल्कि अपने जो भी वर्क्स थे उन्हें बचाने के लिए इन्होंने यूज किया था, और इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं किए। वैसे भी इनके साथ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि डाल्टन के साथ था। डाल्टन ने भी बल्कि सिंबल्स दिए थे, उन बल्कि सिंबल्स को यूज करना मुश्किल होता था। इवन यहाँ पे थोड़ा सा ये बेटर था कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए अलग शेप दिया गया था और कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेट करके दिया गया था, तो इनको याद करना थोड़ा सा डाल्टन एटॉमिक सिंबल से ज्यादा आसान था, क्योंकि ऐसा ये मानते थे कि सिकल्स जो हैं ये खेती के लिए यूज होते हैं और कॉपर को खेती के देवता का सिंबल माना जाता था, इस वजह से सिकल से शो किया। वैसे ये गॉड के सिंबल्स पे यूज किए गए थे, तो यहाँ पे इन्हें याद करना थोड़ा रिस्पेक्टिवली आसान था, लेकिन फिर भी यूज करना वैसा ही मुश्किल था जैसा कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का था। और इन सब के फेल होने के बाद आया मॉडर्न। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी राइट द सिंबल ऑन द नेम ऑफ द एलिमेंट, ऑन द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी इंग्लिश नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वही उस एलिमेंट के एटॉमिक सिंबल की तरह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F या फिर कार्बन के लिए C। अब इससे आसानी ये हो गई कि आपको आसानी से पता चल जाता है कि किसके लिए क्या सिंबल्स होंगे। सिंबल्स को ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको एलिमेंट्स मालूम है, आपको एलिमेंट्स याद हैं, तो आप उनके सिंबल्स को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम एक ही लेटर से शुरू होते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ लेटर्स तो आपके लिमिटेड है और एलिमेंट्स उन नंबर ऑफ लेटर से कहीं ज़्यादा हैं। टोटल नेचुरल एलिमेंट्स 92 हैं, यानी यूरेनियम तक के एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स में गिने जाते हैं। उसके बाद के एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन नेचुरल एलिमेंट्स बोले जाते हैं या फिर बोले जाते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। उन्हें ह्यूमन बींग्स खुद से बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा फॉर दोज ऑफ द एलिमेंट्स फॉर whom the name is starting with the same letter, we will use two different letters. First will be the first letter of the name of the element and second will be the one of the important letter from the name of the element. For example, hydrogen is symbolized with H and helium is symbolized with He. H along with one of the important letter, that is the E. Nitrogen is symbolized by N and neon with Ne.
Similarly, argon is symbolized by Ar, chlorine is symbolized by Cl, and bromine by Br. Here sometimes we get confused that we are going to use only the first letter and the second letter. ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड लेटर ही यूज नहीं करते, हम कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेटर बीच में से यूज कर सकते हैं along with the first letter. इन सारे केसेस में तो आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है, लेकिन यहां पे देखिए इट इज नॉट द CH, इट इज द Cl. तो यहाँ पे इस तरह से इन प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस हो गए, जिनके केस में हमने देखा कि एक ही लेटर से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहा है ना। कुछ एक केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं जहां पर कि नाम और सिंबल से कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का होता है K, सिल्वर का होता है Ag। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इंग्लिश नेम से तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, तो कहां से इनके ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं? तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके इंग्लिश नेम से उनके सिंबल्स मैच नहीं करते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने लैटिन नेम के बेसिस पे सिंबलाइज किए जाते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें ऐसे एलिमेंट्स के लिए, तो ये है सोडियम, जिसका लैटिन नेम है नेट्रियम और सिंबल है Na ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिन नेम नेट्रियम। Similarly, for the gold, the Latin name is aurum और इस वजह से इनका सिंबल होता है Au। सिल्वर के लिए अर्जेंटम, सिंबल Ag। मरकरी के लिए लैटिन नेम हाइड्रागेरियम और सिंबल है Hg। सिमिलरली लेड के लिए लैटिन नेम होता है प्लम्बम और सिंबल होता है Pb। अब इस मॉडर्न सिंबल से हमें दो चीजें प्रॉफिट आई। पहला कि हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल को आसानी से पहचान सकते हैं, और दूसरा किसी भी मॉलिक्यूल को लिखना हमारे लिए काफी आसान हो गया, क्योंकि इन सिंबल्स को लिखना आसान है, हम तो अल्फाबेट्स हमेशा लिखते ही हैं। तो 2 या 3 जितने भी हैं उन्हें लिखना आसान है। अगर हमें 100 एटम्स का भी कोई मॉलिक्यूल लिखना हुआ है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, काफी छोटे में लिखा जाता है। साथ में हर एक एलिमेंट को हम लिखते समय उनके एलिमेंट के बेस पे प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल एंड आयन एंड सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।